अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्वागत है आप तमामी नाज़रीन का अलीमी एकेडमी 92 चैनल में। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी नाज़रीन बखैर वाफियत होंगे। फिर से मैं आपके बीच बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर के हाजिर हो गया हूँ। तो साथियों, आपको ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। आइए हम चैप्टर नंबर 14 जो आपके दरख्शा बुक का चैप्टर नंबर 14 है, जिसे अब्दुल गफूर शहबाज ने लिखा है, वो खत मैं आपको बहुत जल्द पढ़ करके सुनाने वाला हूं और उस खत का खुलासा मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके दरख्शा उर्दू के चैप्टर नंबर 14 में जिसे बताया गया है। मैं साथियों आपको बता दूं कि आपकी किताब में टोटल 3 खतूत है और उन तीनों खतूत को हम पढ़ने वाले हैं। एक खत को हमने पढ़ लिया है जिसे गालिब साहब ने लिखा था, और दूसरा खत आज हम पढ़ रहे हैं, और एक खत और बच गया है जिसे हम पढ़ने वाले हैं अभी। आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 24 जो खत है चैप्टर नंबर 14 में जो खत है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये सैयद अब्दुल गफूर साहब का खत है, जिन्होंने अपनी बेटी सोगरा के लिए लिखा था, जिन्होंने अपनी बेटी सोगरा के नाम लिखा था। किस मकसद से लिखा था, क्यों लिखा था, क्या वजह थी लिखने की, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और ये एक है मजमून, ये एक है मकतूब यानी कि खत, लेटर। और मकतूब के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि मकतूब बोलते हैं तबादला ख्यालात को, एक राय को दूसरे तक पहुंचाना खत के जरिए। ये खत का मेन पॉइंट होता है कि हम अपने दिल की बात दूसरों तक जिस बैसाखी के सहारे पहुंचाते हैं, उस बैसाखी का नाम है मकतूब। साथियों, तो आज के इस चैप्टर में हम अब्दुल गफूर शहबाज का लिखा हुआ वो खत आपके बीच पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले हम अब्दुल गफूर शहबाज के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो यहां से बनते हैं, इसलिए पहले हम इसे गौर से देख लें। अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के जो मुसन्निफ है वो अब्दुल गफूर शहबाज है, और अब्दुल गफूर शहबाज का पूरा नाम सैयद अब्दुल गफूर है। और हम बात करें इनकी तखल्लुस की तो इनका तखल्लुस है शहबाज। और बात करें हम इनकी पैदाइश की तो इनकी पैदाइश सरमीरा बाढ़ में हुई। इनकी पैदाइश जो हुई थी सरमीरा बाढ़ में हुई थी। साथियों, एक बात और जानकर इनके ताल्लुक से हैरानी होगी कि इतिहासकार ने अब्दुल गफूर शहबाज के बारे में ये नहीं लिखा है कि ये कब पैदा हुए, यानी इनकी पैदाइश कब हुई कहीं नहीं लिखा है। पैदाइश कब हुई ये कहीं किसी किताब में जिक्र नहीं है, इतिहासकार को मिला ही नहीं। तो इतिहासकार को नहीं मिला तो उसने लिखा नहीं, जब उन्होंने लिखा नहीं तो हमसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो साथियों, ये है जानकारी। और आगे देख लीजिए, अगर इनके बारे में और भी जानकारी लेनी हो तो देख लीजिए। अब्दुल गफूर शहबाज मुजफ्फरपुर के कयाम के दौरान ही इन्होंने इंट्रेंस पास कर लिया। अरबी और फारसी में महारत हासिल कर ली। मुजफ्फरपुर रह करके इन्होंने इंट्रेंस भी पास कर लिया और अरबी और फारसी में महारत भी हासिल कर ली। जब इनकी उम्र 20 साल की हो गई तो 20 साल की उम्र में इन्होंने शम्सुन्निसा नाम की खातून से इन्होंने शादी की। लेकिन उनकी बेगम यानी शम्सुन्निसा बेगम 10 साल जिंदा रह सकी। शम्सुन्निसा बेगम से 10 साल जिंदा रही। फिर अब्दुल गफूर शहबाज ने दूसरी शादी की, और दूसरी शादी किससे की तो डॉक्टर नजीर अहमद की एक साली थी, तो डॉक्टर नजीर अहमद की साली से इन्होंने शादी किया, जिसका नाम है अशरफुन्निसा बेगम से अब्दुल गफूर शहबाज ने दूसरी शादी की। वो डॉक्टर नजीर अहमद की साली थी अशरफुन्निसा बेगम, इनसे दूसरी शादी हुई। और आगे इनकी जिंदगी के बारे में लिखा है
कि अब्दुल गफूर शहबाज साहब जो है ना, उर्दू एक अखबार था जिसका नाम था दारुस सल्तनत, 1880 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में ये मुदीर हो गए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जानिब से 1880 में एक अखबार जारी हुआ जिसका नाम था दारुस सल्तनत। तो उस दारुस सल्तनत अखबार का ये क्या थे? एडिटर थे। ये क्या थे साथियों? एडिटर थे, यानी कि उर्दू में उसको मुदीर बोलते हैं। और आगे देख लीजिए, ये सिर्फ इसी दारुस सल्तनत के मुदीर नहीं बल्कि और भी कई सारे अखबार में इन्होंने लिखा, जैसे अवध पंच जो लखनऊ से निकलता है, अल पंच जो पटना से निकलता था, अवध जो लखनऊ से अखबार जारी होते थे, इन अखबारों में इनका मजमून शाये हुआ करता था। और आगे हम बात करें अब्दुल गफूर शहबाज के ताल्लुक से, तो दूसरी अहलिया के इंतकाल के बाद न तो वो औरंगाबाद के प्रोफेसर रहे और न ही भोपाल के डायरेक्टर रहे। देखिए बात कुछ ऐसी है कि इंसान की जिंदगी में बीवी बहुत एक अनमोल दौलत है। इंसान की जिंदगी में बीवी एक अनमोल दौलत है जिसके साथ रहने से इंसान दुनिया की भारी से भारी चीजों को हासिल कर सकता है। अगर उसका साथ न रहे तो वो अपने जीवन के बहुत सारी कीमती चीजों को भी गवा सकता है। जैसे कि आप एक कहावत सुने होंगे कि हर कामयाब औरत के पीछे औरत का हाथ होता है, यानी हर आदमी के कामयाबी में, सक्सेस में उसकी औरत का हाथ होता है, एक औरत का हाथ होता है। तो जब इनकी पहली बीवी इंतकाल कर गई तो फिर दूसरी शादी की। जब दूसरी शादी की तो इनकी जिंदगी कुछ उजीरन जैसी हो गई, इनकी जिंदगी कुछ बेरंग हो गई। तो दूसरी से अहलिया के इंतकाल के बाद न तो ये औरंगाबाद के प्रोफेसर रह सके कॉलेज के, और न ही ये भोपाल के एक मैडम बेगम साहिबा के यहाँ, ये उनके भोपाल के बेगम साहिबा के स्कूल के ये नाज़िम तालीमात यानी डायरेक्टर थे। तो अब दूसरी अहलिया के इंतकाल के बाद ये डायरेक्टर भी नहीं रह सके, न तो औरंगाबाद के प्रोफेसर रहे और न ही भोपाल के डायरेक्टर रह सके। साथियों अब हम बात करते हैं अब्दुल गफूर शहबाज साहब की लिखी हुई किताबों के बारे में। तो बहुत सारे कलाम इन्होंने लिखे और बहुत सारी नज़में भी इन्होंने लिखी है। जैसे इनके लिखी हुई नज़में हैं, कलाम है, वो रुबाइयात शहबाज है, ख्यालात शहबाज है, तफरीहुल कुलूब है, बाकियात शहबाज है, और भी बहुत सारे क्या क्या है, लंबी एक लिस्ट है। तो इतना सब लिखने, यहां से लेकर के इस पूरे पैराग्राफ में साथियों, इस पूरे पैराग्राफ में आप देखेंगे तो अब्दुल गफूर शहबाज की लिखी हुई किताब ही किताब है। तो इतनी किताबों का जिक्र न करके दो चार किताबों का जिक्र हमने कर दिया है। अगर हम बात करते हैं आगे की, तो अब अब्दुल गफूर शहबाज साहब के इंतकाल का जिक्र कर लेते हैं। इनके पैदाइश का तो इतिहासकार को पता नहीं, इतिहासकार को पता नहीं लग सका कि कब पैदा हुए अब्दुल गफूर शहबाज, लेकिन इंतकाल के बारे में पता है। वो लिखते हैं कि 30 नवंबर को 1908 को 30 नवंबर 1908 ईस्वी को अब्दुल गफूर शहबाज इस दुनिया को छोड़ दिए। अब आइए साथियों, तो ये आपका ये कंप्लीट हुआ कि अब्दुल गफूर शहबाज साहब की जो बारे में जो जानकारी आपके दरख्शा बुक में थी, वो सारी जानकारी मैंने इस ब्लैक बोर्ड पे ला करके रख दिया है, जिसे आपके एग्जाम में बहुत तकवीयत मिल सकती है। इसलिए अगर आप लेना चाहें तो इसका ले ले स्क्रीनशॉट। तो साथियों फाइनली आपने अब्दुल गफूर शहबाज साहब के बारे में पढ़ लिया है। अब आइए देखते हैं कि अब्दुल गफूर शहबाज ने अपनी बेटी को खत में क्या लिखने की कोशिश की है। यह है अब्दुल गफूर शहबाज साहब का वो लेटर जिसको उन्होंने अपनी बेटी सोगरा के नाम लिखा है। अपनी बेटी सोगरा को लिखते हैं और वो बताना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपनी बेटी को मुखातब करके ये कह रहे हैं कि सोगरा, तुम्हारी माँ मुझे खत क्यों नहीं लिखती? तुम्हारी माँ मुझे खत क्यों नहीं लिखती? उन्हें कोई परेशानी नहीं है क्या कि वो मुझे खत नहीं लिखती?
दूसरी बात वो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि सोगरा तुम मेहनत से पढ़ रही हो या नहीं, तुम अपना सबक याद कर रही हो या नहीं, माँ के काम में हाथ बटा रही हो या नहीं, घर में सब लोग ठीक ठाक है या नहीं। ये सारी बातें ले रहे हैं, सारी बात की जानकारी अपनी बेटी से ले रहे हैं और फिर ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि सोगरा अगर तुम मेहनत से पढ़ोगी, अपनी जिम्मेदारी को समझोगी, तो मैं मुहर्रम की छुट्टी में घर आ रहा हूं, अगर तुम सबक अच्छे से याद कर रही होगी और जो सवालात मैं तुझसे करूंगा अगर तुम जवाब दे देती हो तो तुम्हें इनामो इकराम से मैं नवाजूंगा, तुझे इनामो इकराम दिया जाएगा। देखिए मैं आपको खत ही पढ़ करके सुना देता हूं, क्या लिखते हैं। क्यों जी सोगरा, तुम्हारी अम्मा खत क्यों नहीं लिखती? मिजाज तो उनका अच्छा है, उम्मीद है तुम्हारा सबक नागा ना होता होगा। हुकूक औलाद के शेर जब तुम जबानी पढ़ती थी और तुम्हारी छोटी बहन भी साथ साथ पढ़ना चाहती थी, दोनों के हक में मेरे दिल से दुआ निकलती थी। बुशरा को तुम मरातुल इल्म थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहो तो अच्छी बात है। मैंने तुम्हारी अम्मा को पढ़ाया, वो माशाअल्लाह तुमको पढ़ाती है, तुम भी अगर बुशरा को पढ़ाओ तो क्या मुजायका है, क्या हर्ज है, क्या चला जाएगा। फिर आगे लिखते हैं कि हुकूक औलाद जब तुम तमाम कर लोगी, तुम तमाम कर लोगी, मैं तुमको जरूर इनाम दूंगा। राह निजात के तमाम होने में अभी बहुत देर है, उसके इनाम का वादा अभी नहीं करना, अभी से करना फजूल है। मैं खुदा ने चाहा तो मुहर्रम की तातील में आऊंगा, ले देखो तैयार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सामने अपनी किताब ठीक से न पढ़ सको। अखलाके हिंदी का मुख्ता तुम रोज नहीं पढ़ती, भाई ये बात अच्छी नहीं, अगर छोड़ दोगी भूल जाओगी और की कराई मेहनत बर्बाद होगी। इधर मैं असगरी को देखने नहीं गया, मगर नहीं गया तो क्या हुआ, लोगों से तो मालूम होता रहता है कि वो गजब की तरक्की कर रही है। तुमको अगर शौक हो और मेहनत करो तो 2-4 महीने में अब भी तुम उसको सबक दे सकती हो। मुझको 4-5 रोज से एक दम्बुल सख्त सता रहा है, अब किसी कदर आराम है। मैंने ये खत साफ साफ लिखा है, यकीन है गौर करोगी तो बगैर किसी की मदद के आप पढ़ लोगी। बुशरा को दुआ कहो और अपनी नानी की खिदमत में तस्लीम यानी के सलाम। तो देखा साथियों, अब्दुल गफूर शहबाज साहब ने अपनी बेटी को सबसे पहले मुखातब करते हुए अपनी अहलिया के बारे में पूछने की कोशिश की, फिर ये पूछने की कोशिश की कि तुम मेहनत से पढ़ रही हो कि नहीं, तुम्हारी बहन अच्छी तरक्की कर रही है, तुम भी मेहनत करोगे, तुम भी तरक्की करोगे और इनामो इकराम पाओगी। तो अब्दुल गफूर शहबाज साहब का ये खत हमने समझा, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये सारी बात समझ में आती है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने और बेगाने अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर देंगे। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन को दबा देंगे। अब्दुल गफूर शहबाज के बारे में एक जानकारी रह गई है जो बेहद जरूरी है, वो ये है कि अब्दुल गफूर साहब जो है ना, ये किसी की तकलीद करते थे, यानी किसी को फॉलो करते थे। वो थे हाली और अकबर इलाहाबादी। हाली और अकबर इलाहाबादी को ये फॉलो करते थे और इनकी सारी शेर व शायरी की किताबें आपने देख लिए। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतने ही बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक करेंगे। आज के वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।